हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपकी होस्ट रिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे कैपिटल दिल्ली को हर साल ही अफेक्ट करता है। एयर पोल्यूशन। अ, हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली एक गैस चेम्बर बन जाता है और जो हमारा AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हजार्डियस लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। और इन्हीं सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर VN झा, जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं और एनवायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट पर इनका बहुत ही अच्छा कमांड और अनुभव है। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर झा का। डॉक्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया पर। हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद रिया। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइमरी रीजन है इतने सिवियर एयर पोल्यूशन का जो हम यहाँ दिल्ली में देख रहे हैं और हर साल दिल्ली में ठंड के मौसम में, ठंड के टाइम पे हम देखते हैं। रिया, होता क्या है कि ठंड के समय में जो सरफेस टेम्परेचर जब कम होने लगती है तो जो गर्म हवा है या स्मोक है, धुआं है, जिसको यूजुअली टेम्परेचर ग्रेडियंट में ऊपर जाना चाहिए, वो ऊपर नहीं जा पाता है। वो कहीं ना कहीं सरफेस के आसपास में रह जाता है। और जैसे इस मौसम में जो मॉइस्चर है, कंटेंट है, वो हवा में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो वो जो स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहीं न कहीं वो वाटर वेपर में वो घुल जाने के कारण वो स्मॉग बन जाते हैं। मतलब एक एक धुआं जैसी जो कि आपको धुंधली सी दिखाई देती है, वही स्मॉग है। और वो स्मॉग जो है वो सिर्फ वाटर वेपर नहीं है, उसमें घुले हुए गैस के बहुत सारे कण होते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे और कोई ऑक्साइड्स हो जो कि डिलीटेरियस होते हैं, कुछ पार्टिकुलेट्स, ये सब भी घुल जाते हैं। तो ये सब मिलके आपको मुश्किल करते हैं, वो स्मॉग पैदा कर देते हैं। और ये स्मॉग यूजुअली बाय एंड लार्ज धरती के सरफेस के आसपास ही होता है, जहाँ पे हम लोग सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब टेम्परेचर चेंज होता है अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, दिस इज द टाइम व्हेन मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस टेक्स प्लेस। कहाँ हम लोग 40-45 में बर्न हो रहे होते हैं और सडनली आप 20-25-19-18 में आ जाते हैं। तो दैट इज द रीजन कि ये जो वाटर वेपर है, इसमें वो गैस वो घुल के वो स्मॉग बना लेते हैं। और जब उसको हम लोग इनहेल करते हैं तो अभी आप चर्चा होगी, ये सारे कारण का सारे प्रॉब्लम्स का कारण वही है। एक और चीज है, नासा के कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि ये चीज डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे कितनी जो जो स्मोक है वो फॉर्म हो रही है। उनका जो एक सैटेलाइट है जो सिर्फ फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट उसके लिए है, जिसको हम लोग ब्रीफ में फर्म्स बुलाते हैं। तो धरती में जब वो जो सैटेलाइट जब घूमते हैं, तो धरती में जहाँ कहीं भी फायर बर्निंग होती है, उसकी एक सिग्नेचर उस पे आती है। और कहाँ कहाँ पे कितनी जो इंफ्रारेड की सिग्नेचर, जब आग जलती है तो उससे इंफ्रारेड रेज निकलती है, वो उसको लेके वो बताती है कि ये फायर एक्टिविटी कहाँ कहाँ चल रही है धरती में। तो ये सारे इंफ्रारेड के सिग्नेचर को वो आपस में जमा करती रहती है। और जो भी देश उनसे अपनी डेटा मांगता है या रिक्वेस्ट करता है या प्रोविजन करता है, तो उसको वो देते हैं। तो यही नासा से जो हमारे पास में सिस्टम्स आई थी, तो उन्होंने यही बताया था कि जो ये सितंबर अक्टूबर में जबकि हवा की गति कम होती है और सडन टेम्परेचर चेंज होता है, तो इस समय में दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, दिल्ली में जो स्मॉग होती है, उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया था कि पंजाब से आने वाली स्मोक है, जो पराली जो बर्निंग होती है, जिसके इंफ्रारेड सिग्नेचर उनके पास में होते हैं, वो लगभग 90% के आसपास में होता है। और दूसरा हरियाणा से, जो कि 10% से थोड़ा सा कम होता है। और बाकी 1-2% जो होते हैं वो दिल्ली के अपने भी हैं और बाकी सब हैं। देखिए,
आपको, आप अगर किसी मेट ऑफिसर से, मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर से अगर बात कीजिएगा, तो वो आपको बताएंगे कि ये इन दिनों में हवा का पैटर्न कैसा होता है। तो हवा का पैटर्न इन दिनों में जो होता है वो यूजुअली वेस्टर्न साइड से होती है, और वो जिस तरह से आती है वो पंजाब होते हुए फिर वो दिल्ली में आती है। तो ये हवा मोस्टली पंजाब से होते हुए आती है। तो पंजाब में जो भी पॉल्यूशन होगा, जो भी स्मोक होगा, जो भी वहाँ की मेट्रोलॉजिकल जो जो स्टेटस होगी, वो आके दिल्ली में जम जाती है, और दिल्ली में जम जाने के बाद फिर यहाँ से निकासी की जो द्वार हैं उसके लगभग बंद हो जाते हैं, क्योंकि हवा की जो गति है बहुत कम हो जाती है। तो यही सब कारण है कि ये स्नो हो जाता है। और इन सब इन इन खास करके महीनों में ये सबसे ज्यादा इसकी प्रॉब्लम होती है। राइट सर। एक्चुअली मेरा सर दूसरा क्वेश्चन ही आपसे यही था, बट आपने उससे कवर कर लिया कि ये जो पराली जो जलती है, जो सेटल बर्निंग होती है हमारे नियर बाई स्टेट्स में, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स में होती है, वो बहुत बड़ा हॉट टॉपिक होता है इन दिनों खास करके। तो और वो आपने अभी जस्ट बता ही दिया। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू सी दिस इशू बीइंग एड्रेस्ड, मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट ऑन दिल्लीज एयर क्वालिटी, बिकॉज इन द एंड it's the Delhi people, it's the people of Delhi NCR who is suffering, who is actually living in a gas chamber, चाहे वो नेबरिंग स्टेट से हो रही हो, चाहे वो दिल्ली की खुद की गलती से हो रही हो, बट जो भुगतान है वो दिल्ली के रहने वाले जो लोग हैं वही उसकी भरपाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको सांस यही लेना है, अगर आप यहाँ हैं तो आप सांस यही ले रहे हैं। क्या कहना देखिए चाहेंगे? देखिए, ये जो गैस की जो पॉलिटिक्स है उस पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी मतलब हिलेरियस एक टॉपिक होती है। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जब हम जब बहुत सारे पॉलिटिशियंस को कहते हुए सुनते थे, सब कहते थे कि ये गैस पंजाब से आती है। अब जब पंजाब में जब सरकार चेंज हो गई है, तो बड़े कन्वीनियंटली कल किसी पॉलिटिशियंस को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये गैस गैस जो है दिल्ली से, राजस्थान से और कहीं कहीं से आती है। तो ये देखिए, उनकी इमेजिनेशन है, उनको टर्न एंड ट्विस्ट मैटर को करने हम्म। की आदत है और उसमें काबिलियत है। लेकिन साइंटिफिक जो बेसिस है वो पॉलिटिक्स से डील नहीं होती। जो साइंस है वो साइंस है। जो आपको सैटेलाइट ने डेटा दिया था कि कहाँ कहाँ पे ये जो बर्निंग होती है, स्टबल बर्निंग जो होती है फार्म्स में, कहाँ पे एक्सटेंसिव है, ये डेटा हमें मिली हुई है। ये बिल्कुल साइंटिफिक डेटा है। इसमें कोई दूसरा कहीं कोई कोई राह ही नहीं कि उसको किसी तरह से मैनिपुलेट किया जाए। तो वो जो दिखाते हैं तो वो बिल्कुल पंजाब से आता है। जैसे वो मैंने कहा कि ये नासा ने ही बताया हुआ कि लगभग 90% जो है वो हवा की जो डायरेक्शंस है वो पंजाब से आती है दिल्ली में। तो इसमें दो राय की कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभार अगर मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थिति आ गई मेट्रोलॉजी की, जिसमें हवा की दिशा बदल गई, तो हो सकता है कि वो कहीं और से भी हवा दिल्ली में आए। बट नॉर्मली हवा की जो सर्कुलेशन होती है उसकी पैटर्न यही होती है। अब दूसरा आपने कहा कि जो 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 बहुत से सारी जो ये चीजें हैं, इसको कैसे देखते हैं। देखिए, जब जब बर्निंग होती है स्टबल की, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं। एक तो जो घास जो बर्न होता है, ये सिर्फ स्ट्रॉ नहीं है। इसमें जो जड़ होती है, जहाँ पे कि कुछ नाइट्रोजन के भी जो वेरियस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी होते हैं। तो जब ये जलता है तो ये सारी चीजें जलती है। तो उसमें होता क्या है कि उस जमीन का जो घास है वो तो जलता ही है, जो मोस्टली कार्बन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कुछ मीथेन भी पैदा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफी हार्मफुल है बाय द वे। उसके बाद जब जड़ के पास में वो जलता है, तो जो जो सॉइल से जो नाइट्रोजन के जो बल्ब्स निकलते हैं, वो जो जड़ में होते हैं, वो नाइट्रोजन जल जाते हैं। जब नाइट्रोजन सॉइल से निकल जाता है तो काफी लॉस होता है फर्टिलिटी को, जमीन की फर्टिलिटी को, राइट। वो जल जाता है। उसके बाद फॉस्फोरस, वो भी जल जाता है। वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस वो निकल जाते हैं। और अगर हाल में कहीं दवाई का छिड़काव हुआ है, तो फिर होता क्या है कि वो जो केमिकल्स। इंसेक्टिसाइड्स हैं हम्म। वो भी बर्निंग होते हैं, और वो भी जाके हवा में। तो हवा
काफी दूषित हो जाती है। और इन सबों के अलावे जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। क्योंकि साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी पार्टिकल जो 5 माइक्रोन से बड़ा है, हम्म। वो कहीं ना कहीं वो फेफड़े में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जम जाने की उसकी टेंडेंसी होती है। और अगर वो वहां पे चिपक गई तो आपको इरिटेशन होगा, सांस में कफ खांसी होगी। और उसके बाद बाकी सब भी बहुत सारी चीजें, एलर्जीज होंगी, आपको आपको एस्थमेटिक अटैक हो सकता है। वो मैं बाद में फिर बात करता हूँ। लेकिन सारे जड़ जो हैं प्रॉब्लम्स के, वो यही है कि जो जो गैस जलने के बाद बने, चाहे वो जो भी गैस हो, और उसमें जो टॉक्सिन्स हैं वो, और पार्टिकुलेट्स, ये तीनों चीजें मिलके हमारे लिए एक जो गैस का चेंबर है वो बना देता है, जो खास करके दिल्ली सबसे ज्यादा उसमें प्रभावित होता है। तो ये उसका बेसिक कारण है। राइट। बहुत अच्छे तरीके से आपने सर एक्सप्लेन किया है अभी ये पूरे इस चीज को। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है सर, कि कहने नॉट कहने को, अभी दिल्ली में ग्रैप जो कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसको ग्रैप 2 लागू हो चुका है। तो आपके ओपिनियन में हाउ इफेक्टिव दिस हैज बीन इन द पास्ट ईयर्स ऑल्सो, एंड आगे जो अभी आने वाले टाइम है इसमें कितना इफेक्टिव रहेगा? ये मतलब ये जो है ग्रैप 2, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, ये जो प्रश्न आपने पूछा है इसका थोड़ा सा आंसर आपने खुद ही दे दिया। देखिए, पिछले साल भी हुआ था, पिछले के पिछले साल भी हुआ था। कितने सारे प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए गए हैं इन द पास्ट, और उसका जो अंजाम निकला है, उसका जो जो ओवरऑल इफेक्ट हुआ है लोगों पे, वो नेग्लिजिबल के अनुसार हुआ है। आपने देखा होगा, वो ऑड इवन नंबर लगा दिया, वो जो जो व्हीकल्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो दैट इज नॉट द होल कॉज। जो जो प्राइमरी कॉज है कि ये जलते हुए जो गैस आते हैं, वो दिल्ली के ऊपर में आया हुआ, वो स्मॉग बन के आपके ऊपर में ठहरा हुआ है। जब तक बारिश नहीं होती, बारिश अगर होगी तो फिर वही जो स्मॉग के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो बारिश के साथ में वो नीचे में आके सबसाइड हो जाएंगी। अगर तेज हवा चली तो उस तेज हवा में जो स्मॉग है वो उसको दिल्ली के ऊपर से उड़ा ले जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये पता है। एक कॉमन फैक्टर जो है, जो लगभग स्टैटिक होता है, वो है लोकल पॉल्यूशन। चाहे वो गाड़ियों से होती है, चाहे वहां पे पहले तो कोयले जलते थे उनसे होते थे। आज के दिन में कहीं पे वो कचरा जलाते हैं वो होता है। कहीं पे कचरा जहाँ पे इकट्ठा करते हैं वहां पे मीथेन कलेक्शन होती रहती है। तो अगर तेज हवा हो तो उस तेज हवा में ये सारी चीजें बह के अलग के प्रांत में चली जाती हैं, लेकिन जाती हैं। और लेकिन जब ये हवा के द्वारा जब फैला दिए जाते हैं तो इसकी डायल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए इमीडिएट इफेक्ट उसका नहीं होता है। लेकिन ये जो आपने भी कहा था कि जो वेरियस स्टेप्स जो अभी कर रहे हैं, जिसमें गैप 2 में आपने कहा कि यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो ये सब चीजें साइंटिफिकली बहुत इफेक्टिवली अभी तक प्रूवन नहीं हुआ। हम लोग स्पेकुलेशन अभी करते हैं कि इस ये करें तो ऐसा होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि केजरीवाल की सरकार या उससे भी पहले सरकार बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका कितना इफेक्ट होगा हम नहीं जानते हैं। दिल्ली पर से एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ये मेट्रोपॉलिस सिटी है। यहाँ पे खेती नहीं होती है पर से, खेती इसके आउटस्कर्ट्स में होती है। जो जरूरी नहीं कि वो खेती के जो गैस निकले या वहाँ पे कुछ बर्निंग के जो गैस निकले वो दिल्ली में आएंगे, जरूरी नहीं है। हवा उसको कहाँ ले जाती है वो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि ये जो गैस बनते हैं, जो गैस दिल्ली के ऊपर में आए हुए हैं, ये वहां पे परसिस्टेंट हैं। और इसमें कॉम्पोजिशन जो है, अगर वो कॉम्पोजिशन मान लीजिए थोड़ा सा घटा बढ़ा, जैसे मान लीजिए किसी समय में या कभी कभी सल्फर के ऑक्साइड्स वो ज्यादा बन गए तो उससे आपको ज्यादा नुकसान होगा। अगर नाइट्रोजन के, अगर नाइट्रस या नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड अगर उसके बने, जो कि वाटर मॉलिक्यूल में घूम के घुल के वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना लें, तो फिर उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगी। तो इस तरह से एग्जैक्टली क्या बनेगा वो हर साल की जो स्मोक होती है, हर साल में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है वो बताएंगी। लेकिन
इफेक्टिव स्टेप्स जो हैं वो बहुत सारे किए गए थे। मुझे याद है, मैं वो एयरक्राफ्ट का एक सिस्टम होता है उबॉक्स, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। उसमें क्या करते हैं, हवा को हम लेते हैं बाहर से, और उसमें से नाइट्रोजन को सारा हम सेपरेट कर देते हैं। तो जो बचता है वो सिर्फ ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन हम पायलट को देते हैं फिल्टर करके। ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे थे। मैं 2011 2010 की बात कर रहा हूँ, उस समय कर रहे थे, और उन दिनों में भी यही चीज आ रही थी। तो आप जानते हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी वो आईआईटी से हैं, तो उनको किसी ने बताया कि ये गैस सेपरेशन यूनिट जो है ये लगा लो तो आपको कल्याण हो जाएगा। उन्होंने वो बहुत सारे लगाए, इसके इफेक्ट नहीं पड़ते। देखिए, लोअर लेवल में जो भी चीजें हैं ये सब टेम्पररी हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर एक बारिश हो जाए तो उसमें सारी चीजें नीचे आ जाती हैं। कितने लोग आजकल क्राई कर रहे हैं कि ये जो जितने कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन, कार्बन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो है वो वेदर को इफेक्ट करेगा, क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। ये जो हीट ट्रैप होती है वो गैसेस हैं इसमें। तो सबसे ज्यादा चीज क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का लेवल जो धरती के आसपास में है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर है। और इसी ट्रोपोस्फेयर, इसकी जब जो हाइट है वो लगभग 10 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक है। 10 किलोमीटर है वो पोलर रीजन में है, 14 किलोमीटर इक्वेटर रीजन में है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे क्लाइमेटिक फेनोमेनन चलते होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाइएगा, टेम्परेचर कम होते जाएंगे। तो जो गर्म हवा जो था, जो बना था पराली के जलाने से, जब ये ऊपर उठता है तो ये अपने आप धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है वो घटने लगता है। टेम्परेचर के घटने से इसकी डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ने से फिर वो नीचे आता है। तो ये एक कन्वेक्टिव करंट जो है वो सेटअप हो जाता है धरती के आसपास में, जिससे कि ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे टेम्पररी फैक्टर्स हैं। रात में कम हो जाएंगे, दिन में ज्यादा हो जाएंगे, या फिर वो बारिश हो जाएगी तो उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, फिर आने वाले दिनों में धीरे धीरे बढ़ जाएंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी फिर से बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करती है नेचर। एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो इफेक्टिवली किस किस साल में, किस महीने में एग्जैक्टली क्या होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज हम लोग जानते हैं कि ऐसा होने वाला है। एग्जैक्टली सर, मैं मेरा क्वेश्चन ही अब आगे यही था कि ये तो हमें पता है कि हर साल जैसे ही सितंबर खत्म होता है और अक्टूबर शुरू होने वाला होता है, और फिर दिवाली आ जाती है, फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं, तो कितना भी मना करो पटाखे तो लोग फोड़ते ही हैं, कितनी भी अवेयरनेस करो, या जिन्हें फोड़ना होता है वो फोड़ते हैं, पोल्यूशन होता है। गवर्नमेंट को ये चीज पहले से पता होती है, तो पूरे साल काम ना करके अभी पूरा फोकस करके तो ऑफ कोर्स इसका कुछ रिजल्ट ऐसे आएगा नहीं। बट इन अ लॉन्ग रन अगर पूछा जाए तो क्या कोई तरीका है या कोई मेजर है जो शायद हम जी शुरुआत से ही करें, ताकि इस मंथ में आते आते या इन दिनों आते आते हम कुछ मतलब चीजों को मैनेज कर सके, ताकि जो नंबर 350 क्रॉस कर रहा है, 400, लास्ट ईयर हमने 500 क्रॉस किया था, तो वो ना बिल्कुल क्रॉस करना प्लीज। पड़े। बड़ा आपने लाख टके की सवाल पूछी है। अगर मैं पुराने दिनों के हिसाब में मुहावरे में आपको बताऊं, क्योंकि ये सवाल जो है ये सबों के मन में गूंजता है। देखिए, जब पराली, जब धान काटते हैं या जब कोई भी फसल है, जब उसको काटते हैं, तो ये जो स्टब्स हैं ये बहुत यूजफुल चीज है खेती के लिए ही। मैं जानता था, मैं गांव से आया हुआ हूँ, मेरा बचपन में जो है वो गांव में गुजरा हुआ है। हम देखते थे कि जब हमारे खेत से जब धान कटता था, तो धान कटते ही जैसे फसल आया, एक बार हल चला दिया जाता था। और उस हल में क्या होता था कि जो जो स्टब्स होते थे वो, उसके ऊपर में मिट्टी का एक लेयर चढ़ जाता था, जो कि आने वाले हफ्ते में या महीने में वो फर्टिलाइजर का काम करता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो एक फर्टिलाइजर बन जाता था उसकी धरती के लिए। क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन्स थे, जो फास्फोरस थे, वो धरती में वहीं पर रह जाते थे, वो जलते नहीं थे। तो आजकल के दिन में कहते हैं कि आप एक कुछ स्कीम भी चली थी जिसमें कि गवर्नमेंट ने ये पराली खरीदना शुरू किया था कि इससे चाहे आप कंपोस्टिंग बना लो, चाहे ब्रांड ऑयल बना लो, इथेनॉल बना लो, बायोगैस, बायोफ्यूल, पेपर, हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे, पावर जनरेशन, सब कुछ इन्होंने ट्राई किया हुआ है। लेकिन जो एक माइंड सेट है ना हमारे यहाँ पे, वो ये माइंड सेट चेंज बहुत धीरे धीरे होती है, खास करके किसानों में।
जो है वो कुछ लोग किसान तो आज पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनली जो खेती करते चले आए हैं उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो पंजाब में वही हो रहा है। पंजाब तो खेती का सबसे बड़ा हमारा जो अन्न का कटोरा है वो है। तो उसमें कोई स्ट्रिक्टली किसानों को कहने के लिए तैयार नहीं है कि आप इस तरह से करो, या तो आप वो पराली हमें दे दो, वो भी नहीं होगा। लेकिन देखिए, एक बहुत छोटी सी चीज आज से 4-5 साल मैंने एक छोटे से ग्रुप में सजेस्ट किया था कि आज के दिन में पंजाब में कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर में आप वो फसल को काटते आते हो, वहीं पे उसका धान जो है सेपरेट होता जाता है, घास सेपरेट हो जाता है, और आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है वो मिलती जाती है, और आप बिल्कुल सब कुछ करके निकल गए। मैंने कहा कि उसी उसी यंत्र के सबसे पीछे एक छोटा सा हल लगा दो, जो कि सिर्फ मिट्टी का एक लेयर को वो काटते जाए, वो पराली के ऊपर में डालते जाए। तो आपको आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपके खेत में वो स्टब्स रह ही नहीं जाएगा, पराली रह ही नहीं जाएगी, आपको जलाने की जरूरत पड़े उसे। लेकिन देखिए, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक देश है, सबों के अपने अपने ओपिनियन हैं, सारे सरकार के अपने अपने ओपिनियन हैं। कोई एक के सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है तो कोई दूसरे को काटने के लिए हाथ बढ़ाता है, ये सारी गतिविधियां हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि फार्मर का माइंडसेट चेंज करने के लिए कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो राज्य सरकार नहीं बनाती है, ये केंद्र सरकार नहीं बना सकती है। वहां की चुनी हुई जो जो सरकार है, अगर वो कहे कि आप लोग ऐसा करो, तो उसी से धीरे धीरे ये माइंडसेट जो होगा वो चेंज होगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। अभी इंजॉय करते हैं, अभी दिल्ली में अगर सरकार एक की है और दूसरा सरकार पंजाब में है, तो वो लोग इंजॉय करते हैं आपस में, एक दूसरे पे मर्डने के लिए। तो पॉलिटिक्स अलग चीज हो गई, लेकिन फार्मर्स का माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। ये जो जो स्टब्स हैं, ये काफी पराली जो है ये काफी रिच चीजें हैं, ये इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो जैसे मैंने नाम लिया था, सब कुछ इससे से आ सकता है। तो इसको साइंटिफिक तरीके से इसको यूटिलाइज करना, या इसको कंट्रोल करना, या इसको खेत में ही दबा देना सबसे आसान तरीका है, जो कि किसानों को कहीं ना कहीं ये अडॉप्ट करना पड़ेगा आने वाले सालों में या डिकेड्स में। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा होगा। राइट सर। आपने स्टबल बर्निंग की तो बात कर ली सर, मतलब हमने ये बात टॉपिक को कवर कर लिया। बट कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, हर दिन कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उसके बाद रोड्स पे जगह कम और गाड़ियां ज्यादा हो चुकी हैं आज के टाइम में। इंसान पैदल जल्दी चल पा रहा है रादर देन गाड़ियां, बिकॉज गाड़ियों को मूव करने की जगह नहीं है क्योंकि या ट्रैफिक इतना हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है पोल्यूशन में। तो इन पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे हाथों में है। मौसम हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। हवा बहेगी नहीं बहेगी, बारिश होगी नहीं होगी, ये तो नेचर ही हैंडल कर सकता है। बट जो चीज इंसानों के हाथ में है, इसमें क्या किया जा सकता है, या कब मेजर लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि इतना एडवर्स इफेक्ट इन महीनों में, इन 4 महीनों में ना हो? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि इन 4 महीनों में बाकी जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं, जो जो चीजें हैं वो वही हैं, उसी तरह से काम करते हैं। इस इन दिनों में सिर्फ असर इतना पड़ता है कि खेती के कुछ चीजें जो होती हैं वो जलाने का ये कार्यक्रम इन्हीं दिनों में हो सकता है, या उसको डिस्पोज ऑफ करने का समय यही है। दूसरा, जैसे टेम्परेचर कम होगा, आप आने वाले दिन में देखिएगा वो छोटे छोटे अंगीठियां बनेंगे, चाहे चाहे गांव हो या शहर हो, वहां के जितने कूड़ा कचरा या घास पात वो बना के वो अंगीठी जलाने का वो भी होगा। लोग वो सुबह सुबह और शाम में लोग गर्मी का उसमें वो आनंद लेते हैं। वो हम लोग मैथिली में इसको घूर बोलते थे, लेकिन वो एक एक कचरा का एक एक छोटा सा एक कलेक्शन होता है, जिसमें आग लगा के लोग वहां पे बैठते हैं कि थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो। ये भी होंगी, उसके भी धुआं होंगे, उसमें तो और भी चीजें होती हैं, उसमें प्लास्टिक भी आ जाती है कभी कभार, बाकी सब भी चीजें आती हैं, और वो जब जलता है वो जो स्मोक होता है वो और ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो
अभी ये जो 4 महीने हैं, इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको जो एडिशनल है वो पॉल्यूटेंट के रूप में आसपास में मिलेगा। बाकी जो इंडस्ट्रीज थे, बाकी जो व्हीकल थे, वो वैसे ही चलेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि व्हीकल के जो, जैसे मैंने बताया कि अगर गैस, गर्म हवा अगर उससे निकली, या गर्म जो उससे एग्जॉस्ट निकले, तो पहले ऊपर जाते थे। आज के दिनों में वो इमिडिएटली ठंडी हो जाएंगी और सरफेस के आसपास ही रहेंगी। बस इतना अंतर हुआ है। और जब उसको हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने के बाद वो, जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तो वो जो गैस हमने सूंघे, उसका जो जो इरिटेशन शुरू हुआ लंग्स में या म्यूकस मेम्ब्रेन में, उससे हमें आस्थमा हो सकता है। उससे वो शुरू हो जाती है, नाक से पानी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो वल्नरेबल हो जाते हैं बहुत सारे तरह के इन्फेक्शंस के, वो हो जाता है। जिसका पहले से सांस की बीमारी है, चाहे जिस भी फॉर्म की हो, ऑब्स्ट्रक्टिव हो या अदरवाइज, वो सब एग्जैजरेट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिसके हार्ट डिजीजेस हैं, वो हार्ट डिजीज भी एग्जैजरेट हो जाता है, क्योंकि हार्ट पंप करता है ब्लड के टिश्यूज को ऑक्सीजन मिले। जब ऑक्सीजन कम मिलने लगती है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो अगर हमने सूंघ लिया, तो वो ब्लड के ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम कर देता है। तो अगर कोई रेस्पिरेटरी मरीज है या कोई हार्ट मरीज है, तो उसको और ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ जाती है। और सिर्फ ऑक्सीजन देने से काम नहीं चलता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो वो हेमोग्लोबिन से, ब्लड पार्टिकल से चिपकने की उसकी 100 गुना क्षमता ज्यादा है। तो जिस ऑक्सीजन से, आरबीसी से या हेमोग्लोबिन से वो चिपक गया, वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में काम नहीं आता है। तो इसकी बहुत बड़ी जो विषाद है, लोगों को झेलनी पड़ती है। इसलिए जितने भी जो सांस के रोगी हैं, चाहे हार्ट के रोगी हैं, इन सबों की जो कहते हैं शामत आ जाती है, तो वो आ जाती है। इसको ऑक्सीजन भी ज्यादा दो, तो उससे ज्यादा इससे बेनिफिट नहीं होता है। तो ये दो इमीडिएट प्रॉब्लम है। इसके अलावे भी चीजें हैं, जैसे अगर कोई एथलीट है, अगर ऐसे समय में, सुबह में जब ये स्मॉग लगी होती है, अगर वो दौड़ना चाहे तो उसकी एफर्ट टॉलरेंस जो है बिल्कुल कम हो जाती है। वो थोड़े ही समय में वो हांफने लगता है। इसी तरह से मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, टॉक्सिन्स जो निकलते हैं, वो टॉक्सिन आपको ओवर अ टाइम कैंसरस हो सकते हैं। खास करके जो फॉस्फोरस और सल्फर के टॉक्सिन होते हैं, या प्लास्टिक के जो जलाए हुए टॉक्सिन्स होते हैं, वो उससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो आप एक एक करके गिनती करते जाइए, जितने गैस आपने सूंघे हैं, जितने देर तक के लिए हमने वो उसको इनहेल किए हुए हैं, कोई चॉइस ही नहीं है, हमें इनहेल तो करना ही पड़ेगा। जितने देर के लिए इनहेल किए हुए हैं, वो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, वो हमारी बॉडी को झेलना पड़ेगा। और वहीं पे कहते हैं कि सारे जो जो कुफर का जड़ है, वो वहीं पे है। मॉर्टिलिटी इसके चलते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग जो जो मौत होती है, काफी ज्यादा मौत की चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, मेडिकल इफेक्ट्स हमें पता है। अब ये 4 महीने जो हैं, इस 4 महीने में करना तो यही पड़ेगा कि जो जो गैसेस एग्जॉशन होते हैं वो कम करे। खास करके जो जो एग्रीकल्चर के, देखिए मैंने बताया फिर से कि जो गाड़ियों की जो एग्जॉस्ट होती है वो उतनी ही चलती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इन समय में, इन मौसम में जो ठंड जब बढ़ जाती है, तो ये गैसेस लगभग नीचे रह जाते हैं, निचली सतह पर रह जाते हैं एयर के, जो कि हमें इनहेल करना पड़ता है। बाकी समय में जब हवा तेज चलती है या टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो गैस को ऊपर उठने की जो जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब जब से धरती बनी है, ये एक साइकिल है। ये साइकिल हमेशा चालू रहता है। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी। और इसका नुकसान जो है, आज चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों की वल्नरेबिलिटी बढ़ रही हैं, हमारे जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो बहुत हेल्दी नहीं हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो जो अगर एक्सरसाइज आजकल बहुत कम लोग करते हैं, और जो करते भी हैं,
आज का जो समय है, अगर वो स्मोक में, अगर वो 1 किलोमीटर ही दौड़े तो वो हांफने हांफना शुरू हो जाएगा। उसकी जो एफर्ट है उससे बहुत कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और इस ऐसे ही जीना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम धरती तो चेंज कर नहीं सकते हैं, धरती छोड़ के कहीं और जा नहीं सकते हैं। तो यही यहीं पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरों के लिए थोड़ी सी हमें सेंसिबिलिटी रखनी पड़ेगी। जैसे पंजाब को सेंसिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि वो जो जलाते हैं वो हवा, वो गैस, वो धुआं दिल्ली को आएगा, चाहे हरियाणा को जाएगा, चाहे और कहीं जाएगा। तो उनको ये चीज सोचना पड़ेगा। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि यही काम अगर पाकिस्तान में लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो वो सारे जो जहरीली गैस हैं वो पंजाब में आएंगी। तो पंजाब के लोग उससे फिर बीमार पड़ेंगे। तो ये सेंसिबिलिटी लोगों में, मानवता में रखनी पड़ेगी, और इसी तरह से दूसरे को केयर करके हमें आगे निभाना पड़ेगा। राइट सर। तो अगर मैं इसको संक्षेप में बोलूं, कंक्लूड करूं, तो यही है कि लोगों को अवेयर अवेयर होना पड़ेगा, अवेयरनेस हमें साझा करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है इस टाइम पे, कि एक इंसान अपने प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचे, लेकिन ह्यूमैनिटी के बारे में पहले सोचे कि कहीं मेरे जी हाँ। मेरे प्रॉफिट से कहीं किसी किसी और को नुकसान ना हो रहा हो। और साथ ही साथ हमें इस चीज को लेके सेल्फ ये करना पड़ेगा कि खुद को कैसे इस मौसम में संभाल के रखें, खुद खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। ये शायद करने से ही हम इस मौसम को एक बार फिर से, या इस जो 4 महीने का जो मौसम है, इसको हम पास कर पाएंगे और वापस से जो बिल्कुल ठीक। हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम आ पाएंगे। बिकॉज मौसम तो हमारे कंट्रोल में है नहीं, और जो हमारे कंट्रोल में वो है कि हम खुद को सेल्फ प्रोटेक्शन जो हमारी है, जो हम खुद को प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो हम करें। और यही हम अपनी जनता से भी कहेंगे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि right in this 4 months, what we can do best for ourselves is take precautionary measures. शायद ज्यादा बाहर ना निकले, मॉर्निंग वॉक्स बंद कर दें, इवनिंग वॉक्स बंद कर दें, घर पे बैठे तो शायद वो ज्यादा सेफ रहेंगे इंस्टेड ऑफ बाहर निकल के ये इस टॉक्सिक हवा में सांस लेने से। और झा सर, थैंक यू सो वेरी मच, अपना टाइम निकाल के हम हमारी जनता को और हमें इतने अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करने में, कि ये ना चाहते हुए भी एक एक तरह से नेचुरल फिनोमेना ही है, ये हवा का रुख है। हम दिल्ली वालों के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से समय है जो एक टाइम के बाद गुजर जाएगा। तो इस समय में हम सबको बहुत ही स्ट्रांगली रहना पड़ेगा, हेल्दी रहना पड़ेगा, ताकि हम इस बीमारी के चपेट में ना आए, किसी गलत मतलब किसी बड़ी बीमारी के चपेट में ना आए, खुद को प्रोटेक्ट सेफ रख पाए। थैंक यू सो वेरी मच जी, झा मुझे सर, मुझे हमसे बड़ी बात खुशी है करने। कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये टॉपिक आज लिया था। और यहीं पे आप लोगों का रोल, आप मीडिया वालों का रोल, और कम से कम मैं तो पहली बार आपके चैनल पे इस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल की मीडिया में पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, और जो लोगों के आम जनता के जो काम की चीज़ें होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहीं पे आप लोगों की जो जो जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा है। इट इज़ यू हु आर गोइंग टू एजुकेट द पॉपुलेशन। और आप इन सब चीज़ों को अपने व्यूअरशिप में जितना ज़्यादा डालेंगे, मेरे ख्याल से उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्टिव असर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग ऑल दिस डिस्कशन। रिगार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू झा सर।